अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ ओवैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से करते हैं और इस वाक़े में जो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी है वो जैसा कि हर वाक़े के आखिर में होता है, वो आप लोग खुद तो समझदार हैं, समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आखिर में मॉरल ऑफ़ द स्टोरी पेश कर दूंगा। एक एयरबस 380 बहुत बड़ा जहाज़ होता है, पैसेंजर फ़्लाइट्स लेकर जो है वो पैसेंजर्स लेकर मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में सफ़र करता है। एयरबस आप लोग वाकिफ़ होंगे। एयरबस सफ़र कर रहा था, उड़ रहा था, हवा में था कि अचानक एयरबस के पायलट ने यह देखा कि उसके बराबर में एक फाइटर जेट प्लेन आता है। और वो जो फाइटर जेट प्लेन होता है, ज़ाहिर बड़ा तेज़ तर्रार प्लेन होता है। उस फाइटर जेट प्लेन का जो पायलट था उसने रेडियो की मदद से एयरबस के पायलट से कम्युनिकेट किया और पूछा सलाम दुआ करने के बाद कि हाँ भाई, कैसी बोरिंग फ़्लाइट चल रही है। तो जो एयरबस का पायलट था वो कहता है कि फ़्लाइट तो हमारी ऐसी ही होती है, ज़ाहिर है हम तो पुरसुकून तरीके से सफ़र कर रहे होते हैं। तो जो फाइटर पायलट था, जो फाइटर जेट पर सवार था, उसने एयरबस के पायलट से कहा चलो ठीक है, रुको और ये देखो कि मैं क्या करता हूँ। और ये कहने के बाद उस फाइटर पायलट ने अपने फाइटर जेट को ज़रा कलाबाजियाँ दी, ऊपर लेकर गया, नीचे लेकर गया और फिर उसके बाद तेज़ी से वो वापस लेकर आया अपने जहाज़ को ऊपर और फिर एयरबस के पास आया और रेडियो से कम्युनिकेट किया एयरबस के पायलट से और कहा हाँ भाई, कैसा था, मज़ा आया। एयरबस के पायलट ने कहा गुड, दैट वाज इम्प्रेसिव, अच्छे करतब दिखाए तुमने, लेकिन अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। ये जब फाइटर पायलट ने सुना तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम भी कोई करतब दिखा सकते हो, दिखाओ, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि तुम क्या करते हो। एयरबस के पायलट ने कहा बस ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। कोई तकरीबन 15 मिनट तक एयरबस जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से उड़ रहा था, वैसे ही आराम से हवा में उड़ान भरता रहा, उसकी मूवमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। 15 मिनट तक वो जो फाइटर पायलट था वो देखता रहा कि एयरबस अभी मूव करेगा, कुछ मूवमेंट में तब्दीली आएगी, लेकिन कुछ ना हुआ। 15 मिनट बाद एयरबस का जो पायलट था उसने रेडियो से कम्युनिकेट किया फाइटर पायलट से और कहा हाँ भाई, कैसा लगा तुम्हें मेरा करतब। फाइटर पायलट हैरान हुआ, कंफ्यूज हुआ, पूछने लगा कि तुमने किया क्या है, तुम्हारा जहाज तो वैसे ही चल रहा था। तो जो एयरबस का पायलट था उसने कहा कि मैंने इस 15 मिनट के दौरान अपने आप को सुकून दिया। मैं खड़ा हुआ, मैंने टांगे सीधी की, अपनी कमर सीधी की, उसके बाद मैं वॉशरूम गया, उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी और कुछ खाना खाया और दोबारा से आकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। ये सुनना था कि फाइटर पायलट जो था वो वाकई हैरान हुआ। और उसकी हैरानगी की वजह क्या थी? वो जो हैरानगी की वजह थी वो ये थी कि यही मॉरल ऑफ़ द स्टोरी है। और वो हैरानगी की वजह ये थी कि जब हम जवान होते हैं तो हमें तेज़ी चाहिए होती है, तर्रार होते हैं हम, तेज़ी, स्पीड, थ्रिल, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमें यह अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी में अमन की, सुकून की अहमियत है, तेज़ी तर्रारी की अहमियत हो जाती है कम। और इसको कहते हैं SOS, यानी कि आप स्लो होते हैं, S से स्लो हो जाते हैं, O से ओल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन जो आखिरी S है SOS का, उस S से आप स्मार्ट भी हो जाते हैं, वाइज भी हो जाते हैं, अक्लमंद भी हो जाते हैं। और अक्लमंदी इसी में है कि ज़्यादा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पुरसुकून रखें, ज़िंदगी में सुकून की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये तो थी एक छोटी सी बात। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने उस उम्र में, जिस उम्र में लोग बस चारपाई पर बैठ जाते हैं और ज़िंदगी से उगता जाते हैं, उस शख्स ने उस उम्र में LLB की डिग्री ली है और अब वो वकालत के लिए पड़तोल रहे हैं। उनसे मुलाकात करवाएंगे आपको। उसके अलावा फिर महंगाई की बात तो हो ही रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है और हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ पैकेज दिया है उसके हवाले से हम बात करेंगे। सियासत जो है वो किस रुख पर जा रही है उस हवाले से हम बात करेंगे। T20 क्रिकेट पर भी बात होगी, कल के जो मुकाबले थे उनके हवाले से हम थोड़ी सी अपडेट करेंगे। और पाकिस्तान जो कि सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की दो टीमें ऐसी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। देखना यह है कि ये दोनों टीमें आगे जाकर टकराती हैं तो फिर क्या होगा। इसके अलावा चीनी की कीमत 150 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब ये जो 150 रुपए की चीनी मिल रही है, करना क्या है इसका? सवाल यह है कि अगर हम चीनी ना खाएं, चीनी ना लें, तो क्या हम मर जाएंगे?
क्या हम जिंदा रहेंगे चीनी के बगैर? और अगर चीनी के बगैर जिंदा रहना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये जो 150 रुपए की चीनी हो गई है, 150 रुपए किलो, इस पूरे मामले से डील करने का तरीका हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फ्रांस से भी एक बड़ी अहम खबर है। फ्रांस जो कि बड़ा सेकुलर मुल्क बनता है, आज़ाद मुल्क बनता है, वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी है। अब हुआ यह है कि फ्रांस में एक कैंपेन शुरू हुई थी कि जिसमें हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ बात की जा रही थी। इस कैंपेन को ही बंद कर दिया गया। ये है फ्रांस जैसे आज़ाद मुल्क की कहानी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर कोविड क्या कोविड ख़त्म हो गया? ये भी हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा होगा। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारी कुछ इंट्रो स्टोरीज़ की, और सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक मरतबा फिर हिंदू बरादरी जो है उसका त्यौहार दिवाली कल गुज़रा, और दिवाली की मुबारकबाद हमने कल भी अपने प्रोग्राम में दी थी, आज भी हम दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। और दिवाली जो है वो बुनियादी तौर पर जो हिंदू बरादरी है ये अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के आगाज़ में मनाती है। इसका जो तयन है वो किया जाता है हिंदू कैलेंडर से, और इसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। पटाखे चलाए जाते हैं, रोशनियाँ लगाई जाती हैं। कल पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हिंदू बरादरी मौजूद हैं वहाँ पर आपको ये रोशनी के नज़ारे नज़र आए होंगे। पटाखे फट रहे थे, फुलझड़ियाँ जलाई जा रही थी। तो ये पूरा जो रोशनी का एक मामला था ये किया जा रहा था। सेलिब्रेशन थी, फेस्टिविटी थी। इमरान खान साहब ने कल ही ट्विटर पर मुबारकबाद दे दी थी, और पूरी जो हिंदू बरादरी है पाकिस्तान की उनको मुबारकबाद दी गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। इसके अलावा जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने लाड़काना में हिंदू धर्मशाला है वहाँ पर हिंदू बरादरी के साथ ये तकरीब जो थी वहाँ पर उनकी शिरकत हुई, और उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की और हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी इन्होंने दिवाली की। इसके अलावा कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, कराची के वो भी एक मंदिर में गए, शिव नारायण मंदिर, बड़ा पुराना कराची का ये मंदिर है, तो वहाँ पर गए मुर्तज़ा वहाब साहब, और वहाँ पर उन्होंने हिंदू बरादरी के साथ जो दिवाली की तकरीब थी उसमें शिरकत की। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा जो कि हमारे हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब, वो थर गए और उन्होंने थर में हिंदू बरादरी के साथ दिवाली की तकरीबात में शिरकत की। तो ये है एक मल्टी कल्चरल पाकिस्तान का नक्शा, जहाँ पर पाकिस्तान के वो जो मुसलमान हुक्मरान तबका है, जो जिसको आप कहें कि सियासतदान हैं, वो तमाम लोग हिंदू बरादरी के साथ, माइनॉरिटी के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनकी तकारीब में शिरकत भी करते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है सारी दुनिया के लिए। तो ये तो थी जी पहली खबर। अगली खबर की तरफ आते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की दुनिया में T20 वर्ल्ड कप जारी है, और T20 वर्ल्ड कप में जिस शख्स की धूम है, सबसे ज़्यादा धूम, वो है पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली। आसिफ अली ने जिस तरीके से छक्कों की बरसात की है और जिस तरीके से उन्होंने प्रूव किया कि वो इस टीम में अपनी बेहतरीन जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक बहुत ज़बरदस्त जो जिसको आप कहते हैं कि डेथ ओवर्स में आकर भी वो हिटिंग कर सकते हैं और डाउन द ऑर्डर आकर वो हिटिंग कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। अब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पोल चल रहा है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के पोल में नाम है आसिफ अली का, और आसिफ अली के साथ दो और खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पोल में नामजद किया गया है। एक तो है शकीबुल हसन, बांग्लादेश से उनका ताल्लुक है, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं वो भी, और दूसरे डेविड वीज़ा जो है वो भी शामिल हैं इस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के पोल में। डेविड वीज़ा का ताल्लुक नमीबिया से है और वो तो PSL भी खेल चुके हैं। तो ICC की वेबसाइट पर आपने जाना है और इस पोल में आसिफ अली के लिए पोल करना है। जब आप आसिफ अली के लिए पोल करेंगे, जितने ज़्यादा वोट्स होंगे, क्योंकि इसका जो फैसला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का, ये फैसला होगा पब्लिक पोलिंग के ज़रिए। तो ICC की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पोल मिलेगा जिसमें आसिफ अली, शकीबुल हसन और डेविड वीज़ा के नाम हैं। और आप सब जानते हैं कि आपने आसिफ अली के लिए वोट करना है और आसिफ अली के लिए वोट करके उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनवाना है। और ये तो एक बहुत छोटा सा एजाज़ होगा। असल एजाज़ वो होगा कि जब इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल जीतेगी और कप ट्रॉफ़ी अपने साथ लेकर पाकिस्तान आएगी। लेकिन
इसके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और हम तैयार भी हैं, मतलब अगर ये ना हो तो भी हम तैयार हैं, हमारी दुआएं बहुत सारी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। अगली खबर भी क्रिकेट की दुनिया से ही है। बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान जो हैं उनके वालिद हैं आजम सिद्दीकी साहब। आजम सिद्दीकी साहब ने एक बयान जारी किया और उस बयान में आजम सिद्दीकी साहब ने ये कहा है, बल्कि अपील की है, कहा क्या है उन्होंने, अपील की है उन्होंने पीसीबी चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब से, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो एक खातून क्रिकेट प्लेयर है बिस्मा अमजद, उनकी जो इंजरी हुई थी उस हवाले से एक नेगेटिव खबर सामने आई थी। उनकी हेड इंजरी हुई थी, काफ़ी उनको चोट लगी थी, वो अस्पताल गई। अस्पताल में उनका जो बिल था वो बिल नहीं पे कर सक रही थी। पीसीबी से रब्ता किया गया, पीसीबी ने बिल पे करने से मना कर दिया। उसके बाद किसी और ने वो बिल पे किया था और उस पर जो है वो बिस्मा अमजद काफ़ी रो रही थी, काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी। तो अब बाबर आजम के जो वालिद हैं आजम सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा है पीसीबी से कि प्लीज़ पीसीबी को चाहिए कि वो बिस्मा के इलाज का खर्च उठाए, और अगर पीसीबी बिस्मा के इलाज का खर्च नहीं उठा रहा तो फिर बाबर आजम की जो मैच फ़ीस है, जो भारत के मैच की फ़ीस उन्हें मिली है, उसको बिस्मा के इलाज पर खर्च कर दिया जाए। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया है, बहुत ज़बरदस्त बात की है। लेकिन असल में होना ये चाहिए कि पीसीबी ये इलाज करवाए, और यही बात आजम सिद्दीकी साहब ने भी कही है। उन्होंने ये कहा है कि देखें, अगर कोई स्टार, किसी भी मुल्क का कोई स्टार अपने आप को बेबसी की कैफियत में पाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी कौम बेबस है। तो हमें अपने स्टार्स को बेबसी की हालत में नहीं लेकर जाना है। ये वो लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट जब कोई पहन लेता है और उसके ऊपर वो सितारा के निशान जो है वो लगा होता है तो वो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बाबर आजम के वालिद साहब ने एक शेर भी जो है वो शेयर किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कर रो बया। इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है और बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वैसे तो अताअत के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए फ़रिश्ते काफ़ी हैं, लेकिन जो इंसान को बनाने का मकसद है वो है दर्द दिल। जब आप अपने दिल को दूसरों के दर्द से आशना करेंगे, दूसरों के दर्द की जब बात आपके सामने आएगी तो आप उनका दर्द मिटाने के लिए कोशा होंगे। ये है इंसान का बुनियादी मकसद। और अब ये देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि बिस्मा अमजद की जो बीमारी है वो तो अभी चल रही है। लेट्स सी कि इनकी जो इलाज के ख़र्च है वो कौन उठाता है। बाबर आजम साहब के जो वालिद हैं उन्होंने तो ये पेशकश कर दी है। अगली खबर आपको बताते हैं नाजरीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। गोल सर, ये एक बड़ी कारामद चीज़ तस्वुर की जाती है। और जब भी आप देखते हैं कि किसी के यहाँ कोई औलाद की पैदाइश होती है तो माएँ और दादियाँ और नानियाँ, ये सब लोग बच्चे का सर गोल करने के लिए मुख्तलिफ जतन करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अब उन जतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वो एक ख़ास किस्म का एक तकिया होता है, उस तकिए को रखा जाता है बच्चे के सर के नीचे, जिससे वो कहते हैं कि जी उसका सर जो है वो गोल हो जाएगा। उसके अलावा वो मतलब बहुत सारे लोग तो ईंटें तक रखते हैं, उससे भी पता नहीं कोई ख़ास शेप आता होगा। चीन में भी गोल सर खूबसूरती की अलामत समझा जाता है और इस गोल सर के लिए तकिए रखे जाते हैं, ख़ास किस्म की चटाइयाँ रखी जाती हैं बच्चों के सरों के नीचे। लेकिन अब बात तकियों से और चटाइयों से आगे बढ़ गई हैं। अब आ गए हैं जी हेलमेट मार्केट में। ये ख़ास हेलमेट है और बच्चों को ये हेलमेट पहनाए जा रहे हैं और इनसे बच्चों के सरों को गोल किया जा रहा है। ये हेलमेट ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं कि बच्चों का सर इनसे गोल किया जा सके। और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है चाइना में कि ये एक जो हेलमेट है वो $4,300 तक का बिक रहा है। आप ये देखें, ये तस्वीर में आपको नज़र आएगा, माएँ जो हैं वो कई घंटों तक अपने बच्चों को ये जो हेलमेट हैं ये पहना कर रखती हैं ताकि उनका सर गोल हो और बच्चे जो हैं वो जब बड़े हों तो उनका सर इस शेप में हो कि वो खूबसूरत लगे। बड़ा ज़रूरी होता है जी खूबसूरत लगना इन लोगों के लिए। वैसे तो इंसान को अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई जो हैं जैसे हैं, आप जैसे भी दिखते हैं आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इस चीज़ में। खूबसूरती के जो हमने ये जो कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं मर्दों के लिए भी और ख़ास तौर पर औरतों के लिए भी, तो उन स्टैंडर्ड्स की तरफ जाना जो है वो एक ऐसी दौड़ है, वो हमारे यहाँ पे जिसको कहते हैं ना ट्रक की बत्ती है भाई। उस ट्रक की बत्ती के पीछे आप जाते रहेंगे
और आपका सफ़र जारी रहेगा, बस वो ट्रक की बत्ती तक आप पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड अगर अचीव कर लिया खूबसूरती का, तो फिर उसके बाद अगले दिन कोई नया फैशन आ जाएगा, कोई नया स्टैंडर्ड आ जाएगा, तो वो आपके लिए बार बार वो जो स्टैंडर्ड है वो तब्दील होता रहेगा और आप सिर्फ इसी तगोदाव में लगे रहेंगे कि किसी तरीके से मैं खूबसूरत नज़र आता रहूं या नज़र आती रहूं। तो इन स्टैंडर्ड्स को छोड़िए। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि चूँकि मैं मुझ पर भी अक्सर औकात ये बात की जाती है कि भाई आपके तो सर पर बाल नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि देखो भाई, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सर के ऊपर क्या है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके सर के अंदर क्या है। ये चीज़ ज़्यादा अहम है कि सर के अंदर क्या है। सर के अंदर तो कहीं कोई गलाजत नहीं भरी हुई है। अगर आपके सर के अंदर इल्म है, अक्ल है, शऊर है, तो बस फिर तो क्या ही बात है। तो ये खैर $4300 का ये हेलमेट बिक रहा है, माएँ ख़रीद रही हैं, बच्चों को पहना रही हैं और सर गोल बना रही हैं। तो ये थी एक और ख़बर। अब ज़रा खला की बात कर लेते हैं नाजरीन। एक और ख़बर आई है और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। आपको पता है मैं ज़रा खलाओं में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, खलाई ख़बरें और ये खलाई स्टेशन और खलाई शटल्स और खलाई जहाज़ और तमाम ये जो स्पेस मिशन वगैरह होते हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अब एक ख़बर आई है और ये ख़बर है जी कि आपने खलाई जहाज़ का सुना होगा, खलाई मखलूक का सुना होगा, लेकिन खलाई मिर्चों का कभी नहीं सुना होगा। खलाई मिर्चें भी आ गई हैं जी, बिल्कुल खलाई मिर्चें। ये एक कामयाब तजर्बा हुआ है खला में मिर्चें लगाने का, मिर्चें उगाने का, मिर्चें लगाने का नहीं, मिर्चें उगाने का खला में तजर्बा हुआ और बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ ये। और इस तजर्बे में जो मिर्चें उगाई गई उन्हें खला नवर्दों ने खा कर भी देखा, उनका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ी जो है वो तीखी मिर्चें थी ये। और बेसिकली ये नासा का एक मंसूबा है और इसका नाम है प्लांट हैबिटेट 04, प्लांट हैबिटेट 4। ये जो मंसूबा है इसके तहत बीज, मिर्चों के जो थे बीज, वो भिजवाए गए थे खला में इस साल जून में और उसके बाद उन्हें उगाया गया। उगने के बाद अब जब ये बीज से मिर्चें तैयार हो गई तो इन मिर्चों का जायका चखा गया। और ख़ास तौर पर एक खलानवर्द हैं मेगन मैकार्थर, उन्होंने मैक्सिकन टैकोस बनाए अपने तमाम खलानवर्द साथियों के लिए और उन सबको खिलाए और खिलाने के बाद सबने बड़ी तारीफ़ की, सबको बड़ा मज़ा आया। और जो मिर्चें थी उनके जायके के बारे में भी कहा गया कि भाई बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार तीखी मिर्चें हैं और वाकई मिर्चों को खाकर मज़ा आ गया है। तो अब जो वो मिर्चें जो कंज्यूम हो गई, जो खलानवर्दों ने खा ली, वो तो खा ली, बाकी जो मिर्चें हैं वो भेजी जाएंगी अब ज़मीन पर और ज़मीन पर आएंगी तो फिर उन पर जो है वो कुछ मज़ीद तहकीकात होंगी और फिर शायद देखते हैं खला में उगने वाली जो मिर्चें हैं ये मार्केट में आम लोगों के लिए दस्तयाब होंगी या नहीं होंगी। और अगर दस्तयाब होंगी तो क्या इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, जैसे कि आजकल महंगाई हो रही है। बहरहाल महंगाई की बात है तो महंगाई की बात पर हम ज़रा वक्फ़ा ले लेते हैं, क्योंकि महंगाई की बात पर रुक ही जाना चाहिए। महंगाई रुक नहीं रही, हमें रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म ने कल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी हुआ। इस महंगाई की सूरत हाल पर और रिलीफ पैकेज पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशिया जनाब मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम। जी मुज़म्मिल साहब, ये बताइए कि ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, इस रिलीफ पैकेज के बारे में क्या कहेंगे आप? इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का? देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बताते हैं कि स्टेट जो है वो आपके साथ खड़ी है मुश्किल वक्त में, और ये जो कल का पैकेज है ये तकरीबन 60% आबादी के लिए है पाकिस्तान की। और मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत बड़ा एक मैसेज है कि ये जो दुनिया में आलमी वो जो हालात चेंज हुए हैं महंगाई वगैरह के, हुकूमत में उसमें पूरा एहसास है। और हुकूमत ज़्यादा नहीं, एक तो पहले आपको पता है पेट्रोल में टैक्सेस हुकूमत ने अपने तमाम छोड़ दिए थे, उसके बाद ज़्यादा नहीं तो कुछ जो 3 खाने की चीज़ें हैं, आटा हो गया, घी हो गया और दाल, उसमें जो अगर एक शख्स का 4000 या 5000 का घर का जो है इन 3 चीज़ों पे खर्चा होता है तो उस पर हुकूमत अपना हिस्सा डाल दे और उसमें जो है लोगों पे बोझ ना पड़े। और ये जो है इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप कंट्रीज़ में फूड स्टैम्प्स के नाम से जानी जाती है।
जाती है। तो ये जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ने फूड स्टैम्प, एक जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कह लें आप, डिजिटल वर्जन कह लें, कि ये लोगों को बराह रास्त मिलेगा। और 7 लाख दुकानें पूरे पाकिस्तान में होंगी। आपको यूटिलिटी स्टोर नहीं जाना होगा, किसी जगह लाइन पे नहीं लगना होगा, ये कार्ड आपके पास होगा। 7 लाख दुकानें जो हैं ये इस पे सहूलत दे रही होगी। आप वहाँ से अपनी खरीदारी करें और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जो है हंसी खुशी जो है सर, तो ये मुझे ज़रा समझाइए, आपने कहा कि ये पाकिस्तान की 60% आबादी के लिए होगा, ऐसा कैसे है? क्योंकि ये तो 2 करोड़ अफराद के लिए है और 60% आबादी तो तकरीबन पाकिस्तान की कोई 12 करोड़ के करीब बनेगी। नहीं, ये 2 करोड़ घरानों को मिलेगा और एक घराने की एवरेज पाकिस्तान में जो साइज है वो 6.5 से 7 लोगों की है। तो 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6.5 करते हैं तो 13 करोड़ बनते हैं। अगर आप 7 करते हैं तो 14 करोड़ बनते हैं। तो ये गवर्नमेंट का रफ एस्टिमेट है कि ये 13 करोड़ लोगों तक ये पहुंचेगी सबसे। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन 12 से 13 करोड़ अफराद के लिए होगा। अच्छा, अब ये पैकेज तो अनाउंस हो गया, लेकिन गैस की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, फिर गैस की मैनेजमेंट हमसे हो नहीं रही, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अल्टीमेटली? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में 2019 से गैस की कीमत नहीं बढ़ी और अगर आलमी मार्केट के हिसाब से अगर गैस कर दी जाए पाकिस्तान में, तो मेरा और आपका जो गैस का बिल 1000-1200 आता है गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा आता है। मैं गर्मियों की चले एग्जांपल देता हूं, तो वो 10-12 हज़ार की जगह 1000 की जगह 10-12 हज़ार हो जाएगा जो गैस का बिल है। तो इस वक्त हुकूमत जो है पाकिस्तान में शायद दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गैस है और उसकी वजह क्या थी कि हमारी अपनी गैस थी। जो अब हमारी अपनी गैस है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है क्योंकि आबादी बढ़ गई है, इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान में नई गैस की जो है डिस्कवरी नहीं हुई। अब हम बाहर से मंगा रहे हैं, जो बाहर से मंगा रहे हैं वो कम अज़ कम जो है 7 से 8 गुना महंगी है। तो ये जो सर्दियां आएंगी, ये गैस मैनेजमेंट का मसला नहीं है पूरी दुनिया में। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले पढ़ा था यूके में एक और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दी है। पूरी दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस पिछले 4 महीने में इस तरह बढ़ी हैं कि कंपनीज ने डिफॉल्ट कर दी है। तो अभी जो सर्दियों में हमारे जो जहाज आने थे इसके गैस के, उनमें से 2 जहाज की कंपनी आगे पीछे हो रही है। अगर वो नहीं आती तो या तो हुकूमत को नई गैस खरीदनी पड़ेगी जो बहुत ही महंगी है, बहुत ही महंगी है, जिसे कहते हैं कानों को बंदा हाथ लगा दे। इससे अच्छा यहाँ पे जो है हम बिजली इस्तेमाल कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो गैस इतनी महंगी मंगानी है, क्योंकि वो पहले जो जहाज कैंसिल हुआ है उसकी कीमत थी $30 मिलियन, अब जो नया निर्ख चल रहा है $100 मिलियन, यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत के जो इससे इखराजात बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे, तो वो मैंने और आपने ही देने हैं वापस। तो एक तो इसमें मैसेज ये है कि हमें गैस थोड़ी सी किफायत शारी से इस्तेमाल करनी है। दूसरा ये कि पेट्रोल और गैस जो है हमारे इख्तियार में नहीं है, आलमी मार्केट से मंगाते हैं। उसमें जो है कीमतें जो हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की स्पीड से स्लो ही रखें अपनी स्पीड, लेकिन हम कब तक रख सकते हैं, ये एक सवाल है। हमारी ताकत है ना, हर चीज की एक ताकत है कि आप कब तक जो है उस गाड़ी को चला सकते हैं। तो वो जो है जहां हमारी बस हो जाएगी वहां पे हमें फिर पास ऑन करना पड़ेगा। और अभी थोड़ी सी बस हो गई है क्योंकि 450 अरब रुपए हुकूमत को जो टैक्स आना था पेट्रोल में वो नहीं आया, और ये 450 अरब जो है लगभग 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल बनता है अगर हम 1 साल से मुसलसल खरीदते रहें। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हुकूमत को, लेकिन अब ये नुकसान अवाम पे कुर्बान। लेकिन थोड़ा सा जो है ना, हुकूमत भी फंस गई है आलमी हालात पर। सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में शोर शराबा हो रहा है। कल जो है हल्की सी तेल की कीमतें नीचे आई है, झलक आई है। अल्लाह करे अगले 2-3 महीने में ये मामला सही हो जाए तो जो अभी वजीर आजम ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, उसी तरह नीचे भी आ सकती हैं। हमने देखा है, पिछले आपने भी देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत कभी 80, कभी 100, कभी 110, कभी 120, कभी 140 और फिर 140 से 110, 100। तो ये जो है, इसकी ब्यूटी यही है कि ये आलमी मार्केट में जैसे ऊपर नीचे होगा, इसमें ऊपर उतार चढ़ाव आ सकता है। सही, ठीक है। तो अब देखें, इसका एक और मसला ये भी है ना कि पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो वो कीमतें नीचे नहीं आती। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करूं इस हुकूमत की, जो कि इंटरनल मैटर्स की है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनल मैटर्स में जो हुकूमत की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसके हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो फेल हो चुकी है और हम इस मुख्तलिफ जो मसाइल हैं हमारे इंटरनल महंगाई के, उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। उसके हवाले से क्या कहेंगे?
चले मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। टैक्स 37% बढ़ गया, जो इंडस्ट्री है वो 13% से ग्रो कर रही है। इस साल अभी जो 4 क्रॉप्स आ रही हैं वो चारों की चारों बम्पर आ रही हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 25% से बढ़ रही हैं। IT एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। जो एक महंगाई का मसला आ रहा है वो पूरी दुनिया के साथ है, उसमें भी हमारी 9% है। कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स एक साल में 50% बढ़ी कीमतें। तो देखें कुछ चीज़ें इंटरनेशनली लिंक है, कुछ ये हैं। अगर आप शहर में नौकरी पेशा लोग से पूछेंगे वो बहुत परेशान है, मैं आपकी बात 100% एग्री करता हूँ। लेकिन जिसका जो है एग्रीकल्चर का काम है उनसे आप पूछेंगे तो वो खुशहाल है। जिन इंडस्ट्री में जैसे IT इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां पे उनको लोग नहीं मिल रहे, उनको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब ये टेक्सटाइल वालों के साथ भी अलमिया आ गया है कि वो भी तनख्वाहें बढ़ा रही हैं। कल वजीर आजम ने बताया कि जो कंपनियों के प्रॉफिट्स हुए हैं वो 10-20% नहीं, 100-100, 200-200, 300-300% हुए। कंपनीज को वजीर आजम ने भी दरख्वास्त की कि हमने आपके लिए माहौल साजगार किया, आप अब प्रॉफिट में आ गए, आप अपने एम्प्लॉयज को आप भी टेक कर करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। तो ये जो है ना, अब कुछ जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की भी है, कुछ जो है उसकी भी है, गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट जो है एक वल्नरेबल हमेशा से गवर्नमेंट की फिलॉसफी होती है कि बिजनेसेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि जॉब क्रिएट हो और वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करे। जो मिडिल क्लास होती है, जो पढ़ी लिखी होती है, जो थोड़ा सा कारोबार करना जानती है, उनको जो है वो बिजनेसेस जो है सब पॉलिसी से सपोर्ट किया जाता है बजाय उनको कैश देने के। वो हम कर रहे हैं। तो तमाम इशारे आप भी मुझे बताएं कि महंगाई के अलावा जो आप कह रहे हैं कंट्रोल में चीजें नहीं है, कोई गिनवाएं मुझे कि ये चीज कंट्रोल। मैं सिर्फ महंगाई की बात करता हूँ ना कि वो चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। कि जब आप ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं और जाते हैं मार्केट में सौदा खरीदने के लिए तो वो सौदा आपको महंगा मिल रहा होता है, बस ये चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी तो वो जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। वो जो आवाम को मसला होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का होता है कि जब वो अपनी तनख्वाह का मवाजना करते हैं महंगाई से तो फिर ज़रा वो परेशान होते हैं। तो अब ये सारी अच्छी चीज़ें तो आपने गिनवाई है तो हम इसके लिए तो फिंगर्स क्रॉस्ड ही रख सकते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है जी, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुजम्मिल साहब, वक्त दिया आपने और नाज़रीन को बताया कि ये महंगाई के मामला जो हैं वो इनकी रूह क्या है। वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। महंगाई की नई लहर आ चुकी है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। इस हवाले से बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है। दोनों चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, एक तरफ रिलीफ पैकेज है, एक तरफ महंगाई की लहर है। और इस रिलीफ पैकेज के हवाले से जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये एक तकलीफ पैकेज है, आवाम को इससे तकलीफ होगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हों या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, दोनों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। अब ये इजाफा मुस्तरद करने का मतलब क्या है ये भी हम पूछेंगे। और ये जो रिलीफ पैकेज है क्या वाकई ये तकलीफ पैकेज है या इससे कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है आप। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम वो जो रिलीफ पैकेज है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है इसको रिलीफ पैकेज हुकूमत कह रही है, आप लोग कह रहे हैं ये तकलीफ पैकेज है, तो क्या वाकई ऐसा है कि किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे? देखें, पहले तो मुझे ये रिलीफ पैकेज की अभी तक समझ नहीं आई क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उससे ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो द पावर्टी लाइन चले गए हैं। ठीक है, आपके इसी तरह 5 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं। ठीक है, आप 1000 रुपया जब रिलीफ पैकेज देते हो, मुझे बताएं कि उस 1000 रुपये में आप क्या लेंगे। आपका आटा 20 kg का तोड़ा जो है, जो आपका वो होता है, वो 1570 रुपये से लेकर 1600 रुपये, कम से कम 1570 रुपये तक है। गवर्नमेंट 1400 रुपये बोलती है, आपको एक आटे का तोड़ा नहीं मिलता। आप दाल मोंग प्लस कहते हैं, आप 2 किस्म की 2 किलो की दालें ले लें, 3 किलो, तो आपका वो 1000 रुपया ख़त्म हो जाता है। मुझे बताएं कि बिजली के बिलों के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो घर के किरायों के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये रिलीफ पैकेज एक दर हकीकत में आवाम के साथ एक धोखा है और झूठ है।
मैं आपको बात करता हूँ, मेरे से पहले जो मेरे भाई बात करते हैं कि हमने जो कमोडिटीज़ हैं दुनिया में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है और हमने उनकी प्राइसेस उनकी कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र नहीं की और हमने बड़े कम कर रहे हैं। मैं पहले सिर्फ 2-4 चीज़ों की बात करता हूँ। एडिबल ऑयल जब से इनकी हुकूमत आई है 130, जायद गिशकुरी का एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि 130% एडिबल ऑयल की कीमत इंक्रीज़ हुई है, 130% जब इनकी हुकूमत आई है। मार्च से अभी तक एडिबल ऑयल जो है वो $750 से लेकर था और अब आ गया $518 पर टन, और आज भी उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके अवाम के ऊपर नहीं हुआ। एडिबल ऑयल उसी तरह का बिक रहा है। आपका दिन का 13,334 लीटर्स टन एडिबल ऑयल इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सार्फिन और इनके जो दोस्त हैं ये खाली दिन में 1500 अरब रुपया कमा रहे हैं। 1500 अरब। आपका ये जो आपका तकरीबन 37-38 रुपीस जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है पर लीटर, जिसको ये इन्होंने ट्रिकल डाउन नहीं किया, तो उसका मतलब 1500 अरब रुपए का आपका ये डिफरेंस आ रहा है जो किसी के जेब में जा रहा है। ये ऑयल और उनसे वो जो पेट्रोल और माफिया से ज्यादा बड़ी जेब में जा रहा है। सारी बात है, जो कमा रहा है हमारा 37% ग्रोथ, क्योंकि बेच रहा है तो वो कमाएगा। लेकिन आपने कहा वो कुछ दोस्तों की जेब में जा रहा है, तो वो दोस्त कौन है? सर इनके अपने दोस्त। आप उसका आर्टिकल पढ़े, उसने तो बाहर नाम भी किया। आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज़ आई डोंट हैव द ऑथेंटिक सोर्स, लेकिन आप इन्होंने लोग नाम किए हैं कि जो हजारों अरब रुपया कमा रहे हैं, आर्टिकल्स में लिख दिया जाता है, बाद में खाली जो जहां यूटिलिटी स्टोर्स में अपने ऑयल रख रहे हैं। सर इसलिए मैं उसको कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक बड़े ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है जायद गिशकुरी जिन्होंने आज ही अपना मेंशन किया हुआ, इसलिए आई मेंशनड इट। फिर दूसरी मैं आप बात करूं, इन्होंने ग्रोथ की बात की, टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ की बात की। मुझे बताएं कि जिस साल मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई थी 4000 अरब आपका टैक्स कलेक्शन था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट था। आप कुछ भी ना करते ना, आप 10% जो आपके रेंटल्स चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, तो वो अगर आप 10% करते तो चौथे साल में 5600 अरब रुपया होता। और अगर रियल टर्म्स में देखें और डॉलर टर्म्स में देखें तो आज हुकूमत 4 साल बाद उस जगह से भी नीचे खड़ी हुई है जहां हम उनको छोड़ के गए थे। ये पिछले साल तक अपना 4000 अरब का हदफ नहीं मीट कर सके थे जो 4 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। मुझे बताएं ग्रोथ कौन सी? ये वाहिद हुकूमत है जो अपने पिछले साल को अपने ही पिछले साल से कंपैरिजन करती है। कि ये आपको मैं एक आसान एग्जांपल दूंगा। एक मैट्रिक का बच्चा 30 नंबर लेके फेल हो गया और अगले साल उसने फिर मैट्रिक का इम्तिहान दिया, लेकिन अब 33 नंबर लेके फिर फेल हो गया, और आपको आके कहे कि नहीं मैंने 3 नंबर फालतू ले लिए तो मेरी प्रोग्रेस होगी। वो बच्चा फेल तो हो गया ना भाई। हाँ, तो ये अपने ही नंबर से अपने ही फैक्ट्स को फिगर करते हैं। फिर इन्होंने एक और चीज आपको बोली, LNG की जो प्राइसेस, मैं आपको बताऊं चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्कों में जहां से LNG दे हैव एक्सेस में LNG है, उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च में अपनी जब प्राइसेस लोस थी अपने कंटेनर्स हेज कर लिए। चाइना ने 12-12, 13-13 कंटेनर्स जो है फालतू ले लिए। इन्होंने क्या किया, टोटल लेने थे 11, इन्होंने लिए 8 लिए। कब तक? जुलाई अगस्त में, जब इसकी कीमत पीक पे जाना शुरू होगी। और जो 4 का शॉर्टफॉल था वो उन्होंने खरीदे ही नहीं। उसकी वजह से जो बिजली का बहरान आए, वो जो गैस का बहरान आएगा, आपको सार्फिन एक कीमत बढ़ेगी, दूसरा उन्होंने पहले कह दिया कि हम सिर्फ 3 टाइम की गैस देंगे। मुझे बता देंगे ना अहली और इनकॉम्पिटेंस नहीं है तो और क्या है। दूसरा बम्पर क्रॉप में आपको बताता हूं, वीट की, गंदम की बात। इनको गंदम की मिल रही थी, इनको ऑफर की रशिया ने $280 पर टन। आप एक फिगर जो मैं बता रहा हूं आप इसको रीचेक कर सकते हैं एज वी स्पीक राइट नाउ। $280 पर टन इनको रशिया ने ऑफर की। इन्होंने कहा हमारे पास बम्पर क्रॉप है, हमें गंदम नहीं चाहिए, हम गंदम बाहर बेच सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आज एज वी स्पीक राइट नाउ ये हुकूमत $369 पर टन आपकी गंदम ले रही है। इसका मतलब कि आपके पर 40, अभी इन्होंने 40,000 टन लिया है, 40,000 टन में, खाली 40,000 टन में आपने $89 पर टन आपने महंगी खरीदी है। किसकी वजह से? क्योंकि आपकी नाअहली की वजह से दुनिया में कीमत चढ़ी और आपने टाइम से उसको नहीं खरीद सके। देखें, आपका इंटरनेशनल मार्केट में टाइम इज ऑफ ऑलवेज, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप किस टाइम क्या चीज खरीद रहे हो। ये इनकी जो रोजे हैं ना, जो बेटाइमे रोजे, उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को आज नुकसान पड़ा है। उसकी वजह से इन्होंने फ्यूचर में प्राइसेस नहीं हेज की। ये आप कंपेरिजन कर रहे हैं ना, जो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हम यूरोपियन कंट्रीज के, तो वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। 3,000 रुपया आपके बरतानिया में 2800 पाउंड
पाउंड मिल रहा है आपके एक लेबर को, 2800 पाउंड का मतलब है भाई 4 लाख रुपया पाकिस्तानी, 3.5-4 लाख रुपया पाकिस्तानी। आप कंपैरिजन कर रहे हो 20,000 रुपया नौकरी तनख्वाह लेने वाले बंदे से। आप मुझे खाली बजट, इस रिलीफ पैकेज से आप मुझे बजट बना के बता दें कि आप 25,000 रुपया, अपने कैमरामैन वालों से पूछ लें, किसी से पूछ लें कि 25,000 रुपया लेने वाला तनख्वाह वाला बंदा कैसे अपना बजट बनाएगा। ये अवाम के साथ उसी तरह झूठ और धोखा है जिस तरह इन्होंने खड़े होकर कहा था कि आप कट्टे लो, कट्टे बेचो और उससे हम एक इकॉनमी को खड़ा करेंगे। जिस तरह इन्होंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच के हम उससे प्राइम मिनिस्टर हाउस का कर्ज उतारेंगे। एज वी स्पीक राइट नाउ इन्होंने ये सब ड्रामे कर दिए। डैम्स बनाने थे, कॉलेजेस बनाने थे। आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बजट है 4.6% ज्यादा है जो पिछली हुकूमत से था। मुझे बताएं कि इन्होंने क्या रिलीफ दिया, किस अवाम के किस शोबे में तो रिलीफ ये जो दिया? सारे मामलात हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जी अवाम को जो है वो शोज में साथ ले गया था, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और अवाम जो है वो बजट कैसे बनाएगी। तो जो तनख्वाहें थी आवाम की, जिसको आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपये में बजट कैसे बनाया जाएगा, तो पहले भी तो तनख्वाहें ऐसे ही थी। पहले कौन सा जो है वो लोगों के पास दूध और शहद की नदियां बह रही थी, लेकिन क्या पहले 16,000 रुपये में सारे मामला सही हो जाते थे क्या? बिल्कुल आपने ठीक है। अब मुझे आप बताएं, खाली कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि पहले आपका जो चीनी थी वो 50 रुपये पर केजी थी, आज 120 रुपये पर केजी है। आपका आटे का 20 केजी का थोड़ा 700 रुपये पर केजी था और आज 1560-1570 रुपये का केजी। हुकूमत नहीं मानती, लेकिन आपके पास मैं बिल्स लेके जाता हूँ इस्लामाबाद स्टोर के, इसलिए जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन एमपी से 1 किलोमीटर दूर है, आपके हेड ऑफिस से 5 मिनट दूर है। आप चेक करें, आप किसी भी स्टोर से, बड़े यूटिलिटी स्टोर से चेक करें जो नॉर्मल स्टोर्स हैं, क्या आटे की कीमत है। चीनी वो दे रहे हैं कि जो चीनी और क्या नाम है नमक में फ़र्क ही नहीं है, इतनी वो है, प्रिजर्वेटिव से भरी हुई है। आप जो 1 चम्मच डालता था वो 4-4 चमचे डालता है, वो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की चीनी है। मुझे बताएं कि आपने पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम इन्होंने कितनी इंक्रीज की है। जब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 20 मिलियन लोग इनकी पॉलिसीज की वजह से पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं, तो पीछे आपके पास क्या रह गया? इनको इतनी होम्योपैथिक हुकूमत, इतनी तो ये अचानक ऐसा हुआ क्या कि इनकी तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की एक टीम, बड़े-बड़े दिमाग, वो सारे दिमाग फेल कैसे हो गए? इतनी जो है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जगह इकोनॉमिक मेस क्रिएट हो गया। ये सारे लोग फेल कैसे हुए? क्या फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स का उसमें कोई अमल दखल नहीं है? और अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स को हम साइड पे रखें, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में सारी टीम कैसे फेल हो जाए? सर आपको मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं। आप ट्रेंड देखते हैं ग्रोथ का। जिस साल पाकिस्तान ने हुकूमत थी ना, ये हमारे से कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने, तो हमारा इन्फ्लेशन था 8.1%। अगले साल हम उसको लेके आए 4.5% और उससे अगले साल हम उसको लेके आए 3.5%। पीटीआई को जिस साल मिली गवर्नमेंट, उस साल था 6.8% इन्फ्लेशन। फिर वो फूड इन्फ्लेशन पहुंची 10.7% पे, फिर वो आज पहुंची 20% पे, और आज का जो आर्टिकल मैं पढ़ा वो कह रहा है 27%। ये ट्रेंड ही अपवर्ड्स है। लोगों की चीखें इसलिए निकल गई हैं अब, क्योंकि जब 3 और 4% पे था समझ नहीं आ रही थी। जब फूड इन्फ्लेशन 25-26% पे पहुंच गया, लोगों की चीखें निकल गई हैं। आपके एडिबल ऑयल्स, जो आपकी जो 2-3 आर्टिकल्स लिखे हैं ट्राइब्यून के, आपके एडिबल ऑयल्स जो हैं वो 130-122% पे बढ़ गए हैं। मुझे बताएं कौन सी तनख्वाह बढ़ी है? पेंशन ये खत्म कर रहे हैं, तनख्वाहें इन्होंने नहीं बढ़ाई। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने तबाह कर दी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 5.6, 5.7 से 3 पॉइंट कुछ पे आ गई। मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में ये मसले और मसाइल थे ना, खाली पाकिस्तान में थोड़ी थे। उसके बाद लोगों ने उसको अपने आप को पढ़ते हैं, जिसमें जिक्र किया जाता है यूके का और अमेरिका का, कि वहां पर भी महंगाई के हालात जरा खराब हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कतारें लगी हुई हैं बरतानिया में। तो ये फिर वहां पर क्यों हो रहा है? सर वो डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तोड़ निकाला इसका। जिसकी कंपनी थी रजिस्टर्ड कंपनी, जिसकी जो कंपनी का मालिक था, उसको उन्होंने 50 हज़ार पाउंड दिए। 50,000 पाउंड पता नहीं 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी मेरे ख्याल से बन जाता है, या 2 करोड़ रुपया बन जाता है। जिसकी कंपनी है जो बंद है, वो काम नहीं कर रही, जो तनख्वाह ले रहे थे और उनको काम नहीं कर सके, उनको $1500 उन्होंने दिया महीने का, तकरीबन 400-450 पाउंड दिया आपके क्या नाम है पर वीक। आपकी शिफा जो है, आई थिंक शी स्टडीड इन वन ऑफ दिस प्लेसेस, चेक करें आप, $400 दिया। आपका $1,500 का मतलब है आपका 3 लाख रुपया, उन्होंने 2.5 लाख रुपया पर बंदा उन्होंने दिया। हम किस मुल्क से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं? ये अपने आप देखिए, वो बरतानिया तो ऐसा मुल्क है जहां उनको बताओ कि भाई के टॉयलेट पेपर्स की शॉर्टफॉल हो रही है तो पूरे इलाके
वाकई में 200-200 बंदा टॉयलेट पेपर लेने भाग जाता है, लेकिन वो डेवलप्ड मुल्क हैं, उनके पास टेक्निक्स, मैकेनिज्म, चीज़ें हैं। मुझे बताएं हमारे पास है क्या, हमने बनाया क्या है, किया क्या? पिछले 4 साल में हमने अपनी ग्रोथ के ऊपर किस तरह काम किया है, अपनी इकोनॉमी टैक्स करेक्शन किस तरह किया है। आप रिवेंज की सियासत में इतने आगे निकल गए, इतने आगे निकल के कि आपने और हर चीज छोड़ दी। रिवेंज थोड़ी मतलब वो तो देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि आप कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, मुझे आप एक बात बता दें, वो पैसे वापस कर दें तो मसला हल हो जाएगा, महंगाई आधी हो जाएगी। उन्होंने तो एक फॉर्मूला नया ये बताया है सर। अच्छा बिल्कुल, अच्छा ये चलें ये इमरान खान साहब ने आज कौम के सामने दोबारा खड़े होकर मिन्नतें की। मुझे बताएं, ये शहबाज शरीफ के ऊपर गालियां देते थे और करते थे, बरतानिया के कोर्ट से फ्री हो गया, केस उनका सेटिसाइड हो गया, उनको बरी कर दिया। इसाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे उनको अग्री कर दिया। ये लेके गए थे, क्या नाम है वो जो यहाँ से और केसेस ले गए थे, आई फॉरगॉट द नेम, उसका क्या नाम था, जो जिससे इनको पता नहीं कितने पैसे इनको देने पड़े, मुझे आई फॉरगॉट द नेम, वो जो रिकॉर्ड नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा केस था, उसमें इनको अरबों रुपया इनको देना पड़ गया, जितनी जो शहजाद अकबर साहब जिस पे केस पे गए थे, इफ़ यू कैन रिकॉल द नेम, तो उस पर इनको पैसे देने पड़ गए। मुझे बताएं, इनकी किसी चीज़ के ऊपर नैब एज एन इंस्टीट्यूशन जिसको ये कहते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट लिखता है द इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आर्म ट्विस्टिंग, ये दानियाल और आप नहीं कह रहे, ये आपका सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है वो कोर्ट कह रहा है कि भाई कि उन्होंने किस तरह इनको इंस्टीट्यूशंस को अपने इस्तेमाल पे किया। देखिए हमारी तरफ पंजाब में पठवार में एक चीज़ कहते हैं कि अगर किसी से आपने दुश्मनी कर दी ना तो अपनी सब कुछ आप बेचो, अपना घर बार मवेशी बेचो, और आप ये मामला दुश्मनी क्या है कि अगर दुश्मनी कर दी तो बस फिर सब कुछ अपना सारी एक दफा होगा, और शायद हम इसी रास्ते पर जा रहे हैं। ऑपोजिशन का तो यही कहना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दानियाल चौधरी साहब, वक्त की ज़रा किल्लत है हमारे पास, लेकिन आपकी बातें जो है वो आवाम तक पहुँच गई महंगाई के हवाले से, और जिस तरीके से आपने बताया कि मामला जो है वो ज़रा गंभीर है। शुक्रिया अदा करते हैं आपका। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान की टीम बड़े ज़बरदस्त तरीके से 4 मैचेस जीतने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जो दूसरा ग्रुप है उसमें इंग्लैंड की टीम टॉप पर है और अपना सिक्का उन्होंने भी जमा दिया है। देखना यह है कि आगे कौन पहुंचता है सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में किसका टकराव किससे होता है, और फिर फाइनल में क्या होगा। पाकिस्तानी कौम इस वक्त पूरी उम्मीद लगाए बैठी है, और बहुत सारे क्रिकेट के जो पंडित्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान का जो टक्कर हो सकती है पाकिस्तान की, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी टीम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को टक्कर दे सकती है, और वो है इंग्लैंड। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब महीर शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जितना आपका एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स को कवर करने का, तो आप से अगर मैं ये पूछूं कि इस वक्त आपको क्या लगता है, वो जो फेवरेट टीम सारी दुनिया के लोगों ने बनाई हुई हैं, आपने भी बनाई होंगी, क्या कहेंगे? जी, मेरा ख्याल है अभी ये डू और डाई मरले में दाखिल होने वाला है वर्ल्ड कप, और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त वर्ल्ड कप में शुरू होने वाला है। वो बात है कि अगर न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का जो मैच है वो क्रंच मैच है। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बड़ा मैच और कोई अभी रह गया है बिफोर दिस सेमीफाइनल, और उसमें जो टीम ख़ासकर न्यूजीलैंड की सारी जो नज़रें हैं वो न्यूजीलैंड पे हैं। दे आर गुड इनफ टू बीट अफ़गानिस्तान, और होपफुली दे विल बीट अफ़गानिस्तान टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। और सेमीफाइनल में आपको पता है कि इंग्लैंड इज़ ऑलरेडी देयर, पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी देयर, दे आर वेटिंग फॉर देयर अपोनेंट्स, and most probably Pakistan, you will see Pakistan playing against Australia in the second semi-final on November 11, and the same way if मतलब मैं अगर बात करूं कि cricketing sense में कि कौन सी team is more favorite to make it to the semi-finals along with Pakistan from this pool B, and that is New Zealand। और न्यूजीलैंड का देखें, न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का जो मैच है वो बड़ा एक ये समझें कि न्यूजीलैंड का जो टीम है इतनी उसमें कैपेसिटी है कि वो एक नई टीम जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की क्रिकेट खेलने का, उसको आराम से टैकल कर सकती है। सो आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ फेवरेट टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स along with Pakistan from Group B, and Australia and England is formidable. They have shown
ट्रमेंडस फॉर्म, स्पेशली आपने देखा होगा जिस तरह बटलर खेला है और जिस तरह बटलर ने मैं कहता हूँ उस दिन सेंचुरी की है, और जिस तरह पूरी इंग्लैंड की टीम खेल रही है along with Pakistan. Both teams are now they have been rated as hot favorites for the title, और दोनों का ये है कि ये फाइनल खेलेंगी। अच्छा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर आते हैं कि एक तो ये कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले मैच में थी दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वैसी परफॉर्मेंस हमने शायद मेरा ख्याल है कभी नहीं देखी। लेकिन वो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ ने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये कैसे हुई, इसकी बुनियादी वजह क्या नज़र आती है आपको? देखें, पाकिस्तान ने जब भी परफॉर्म किया ना जी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, मैं कहता हूँ कि सारे क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है या 50 ओवर द साइड वर्ल्ड कप हुआ है, ओवर द ईयर्स जब भी पाकिस्तान की टीम ने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने एक तरह से ये मतलब एक डिसीजन ले लिया है कि दे वांट टू डू समथिंग एंड दे वांट टू प्रूव समथिंग, तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं हुआ। और यही मैं आपको बताता हूँ, इस दफ़ा भी जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से निकल के चली गई बग़ैर मैच खेले हुए, जिस तरह इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई नहीं, जो T20 सीरीज़ खेलनी थी वो उस खेलने के लिए नहीं आई, तो एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को एक उन्होंने एक डेंट लगाने की कोशिश की, और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि इफ़ यू आर नॉट कमिंग हियर टू प्ले विद अस, वी विल सी यू इन द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने अभी तक खेला है, जिस तरह न्यूजीलैंड को रहा है और जिस तरह इंडिया को रहा है, एवरीवन नोज कि बिहाइंड दिस सिनेरियो इज इंडिया। इंडिया नो लॉन्गर वांट्स कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट का एक हब बन जाए, जिस तरह 90s में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी। तो वो चीज़ को मेरा ख्याल है चैलेंज को पाकिस्तान की टीम ने और प्लेयर्स ने एक्सेप्ट किया, मेहनत करके फोकस है। देखें, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसको लाइटर साइड पर लेकर जाऊं मही साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें जख्म लगते रहें ताकि हम जख्मी शेर बनकर को मुकाबले जीतते रहें। जी, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात आपने की है, और ये होता भी यही है जी। जब आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप अपना 100% देते हैं, और जिस तरह आपने देखा ना रिजवान, जिस तरह बाबर आजम पाकिस्तान को स्टार्ट दे रहे हैं, हाँ। और जिस तरह शहीन शाह अफरीदी, अब हारिस रऊफ, और इवन पिछले मैच में तो हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज दैट दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर accepting their request or say series why you are not playing series against them? So there is बस सिक्योरिटी के बहाने बनाकर और बस नहीं वो तो बातें करते रहेंगे। लेकिन अच्छा, वीक लिंक्स की अगर हम बात करें, जी। अब आपको अपने एनालिसिस के मुताबिक क्या लगता है कि कहां पर पाकिस्तान की कोई ऐसी वीकनेस है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकती है मुखालिफ टीमें? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जी, जब सेमीफाइनल होता है ना और फाइनल होता है, ये डू और डाई मैचेस होते हैं, और ये ऐसे मैचेस होते हैं इसमें फेवरेट होता है वो फेवरेट नहीं रहता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जो सुनने वाले हैं उनको पता होना चाहिए, जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। वो चीज़ें पास्ट में चली जाती हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलते हुए आया, इंग्लैंड बड़ा अच्छा खेलते हुए सेमीफाइनल में आया। ऑन दैट पर्टिकुलर डे इफ़ यू आर गुड इनफ कि आपने उसी तरह की गेम खेली जिस तरह आप खेलते आए हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपोजिशन ने आपको चेक कर लिया, आपकी वीक लिंक्स जो एक्सप्लॉइट कर दिए, या आप अपने जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, तो फिर चांसेस हैं कि आप वहाँ पे मतलब आप रह जाएंगे या आप हार जाएंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम इतनी हर प्लेयर चाहता है कि वो कंट्रीब्यूट करे। हसन अली का एक वीक लिंक था पाकिस्तान की टीम में कि हसन अली बॉलिंग सही नहीं करा रहे थे। तीसरा पेसर जो है वो रन्स बहुत कंसीड कर रहा था। देखें, अगर 4 ओवर में आप इफ़ यू कंसीड ओवर 40 रन्स, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है आपकी टीम को, दूसरे को एक रीजनेबल टारगेट उसको रिस्ट्रिक्ट करने में, और यही पाकिस्तान का थोड़ा सा एक वीक लिंक है। दूसरा वीक लिंक मैं समझता हूँ कि आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, जिसमें एक तरह से शोएब मलिक आप देखें, उनकी मैं बात करूँगा ख़ासकर, वो उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला। और अभी जो पाकिस्तान का लास्ट मैच रह गया है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़रूर अगर उनको 1 डाउन भी भिजवाना पड़े, ऐसा चांस है कि जी ऊपर से आपके ओपनर बड़े अच्छे स्कोर कर गए हैं और टाइम कम है, आपके पास ओवर्स कम है,
तो अब शुएब मलिक को ज़रूर थोड़ा बहुत एक्सपोजर देना चाहिए। उनको भी जिस तरह हफीज़ ने पिछले मैच में इनिंग खेली, शुएब मलिक को भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वेल बिफोर द सेमीफाइनल उनका भी हमें पता लग सके कि वो कितने एक उनका फॉर्म है और कितना वो स्कोर करने के लिए। और फाइनली आसिफ अली के बारे में क्या कहेंगे? आसिफ अली ने तो हमारे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनके ऊपर भी बड़ा डेंट लगा दिया है। जी, अमेजिंग, इज स्ट्रोक प्ले इज अमेजिंग। और ये आसिफ अली जब फैजलाबाद की तरफ से खेलते थे जी, मैं तो उस वक्त से इनको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता है ही हैज़ गॉट अ पोटेंशियल। ये ज़रूर है कि जब देखें हमारे जो एक सिटी लेवल पे या एक पहले रीजन होते थे, रीजनल लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपको कोचिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो आपकी जो वीकनेसेस होती हैं टू काउंटर स्पिनर्स और कोई अच्छे फास्ट बॉलर को आप किस तरह हिट करेंगे वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन व्हेन ही केम इनटू द पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान की टीम में आने के बाद उसको कोचिंग अच्छी मिली, उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसकी हिटिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हुई। आज ही इज़ अ मैच विनर एंड यू हैव सीन हिम विनिंग बैक टू बैक मैचेस फॉर पाकिस्तान। और उम्मीद तो यही है और इंशाल्लाह ये इसी तरह चलेगा। वो जिस कॉन्फिडेंस से आकर वो खेलता है और जितने कॉन्फिडेंस से वो गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाता है, माशाल्लाह 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 ही कहेंगे। फाइनली आखिरी चीज़, छोटा सा जवाब चाहूँगा। वो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से थोड़ा सा ज़रा टेंशन में आ जाते हैं। इंडिया का तो अब कोई चांस नहीं नज़र आ रहा ना? देखिए, इंडिया, मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से, अगर मैं क्रिकेटिंग सेंस में देखूँ तो न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार सकता है। अगर देखें ऑफ द फील्ड कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि क्रिकेट में अक्सर व बेशतर होती है। पिछले मैच में आपने अफगानिस्तान और इंडिया का मैच देखा जो कि किसी सूरत में भी एक वो ऑनेस्ट और जेन्युइन मैच नहीं लग रहा था। ऐसी कोई बात ना हुई तो न्यूजीलैंड बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को हराएगा, और जब न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा गया तो दे स्ट्रेट अवे दे वुड बी इन द फाइनल और इंडिया एंड अफगानिस्तान विल बी आउट। इंडिया एंड अफगानिस्तान विल बी आउट, इट विल बी कर्टन्स फॉर इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली। थैंक यू महीशा साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने। आगे भी हम आपको जहमत देते रहेंगे, वर्ल्ड कप चलता रहेगा और इस पर तज्जिया भी चलता रहेगा। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं ज़रा चीनी की कीमत जो है वो कोई तकरीबन 135 से लेकर 150 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से बहुत सारे लोग बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अब हम चीनी ख़रीदेंगे कैसे। तो हमने सोचा कि आपका ये मसला हल करें और आपको बताएं कि जो चीनी की कीमत बढ़ चुकी है इसका तोड़ क्या है। डॉक्टर सहर चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ना है ये इंसान की सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अवैस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका और हम न्यूज़ की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे फेवरेट टॉपिक पर मुझे बात करने का आपने मौका दिया। मैं तो आप जानते हैं, आप लोगों से वित्तीय एसोसिएशन है कि मैं एंटी शुगर कैंपेन लेकर पाकिस्तान में चल रही हूँ और इसके बारे में बात कर रही हूँ। वैसे किसी किस्म की भी महंगाई को ना मैं इनकरेज करती हूँ ना मुझे खुशी है, लेकिन हमारे लोगों को चीनी खरीदने से रोकने का यही रास्ता है कि चीनी अगर महंगी हो गई है तो कम से कम अब वो चीनी नाम का जहर खरीदेंगे तो नहीं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मैं ये बात नहीं करती हूँ, ये बात आपकी मेडिसिन की बुक्स जो हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस साबित करती हैं कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। एनीथिंग जिसका एडिक्टिव पोटेंशियल है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी कैसे हो सकती है। और यही वजह है कि जब आप थोड़ी सी चीनी लेते हैं उसके बाद आप और ज्यादा चीनी लेना चाहते हैं। और जिन लोगों ने शुगर की आदत छोड़ी है वो मेरी बात से रिलेट कर सकेंगे कि शुरू के 30 से 40 दिन आपको बहुत तंग करती है ये आदत, लेकिन उसके बाद आपके टेस्ट बड्स को आदत हो जाती है इसके बगैर चीजों के जायके को अप्रिशिएट करने की। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग दूध का मीठा जायका अप्रिशिएट ही नहीं करते पाते। बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, अच्छा दूध का जायका मीठा भी होता है, क्योंकि आपने अपनी जबान को चीनी की आदत कर ली है। तो आपको ना मलाई का नेचुरल मीठा जायका फील होता है ना आपको दूध का नेचुरल जायका फील होता है। अब जब ये चीनी नाम के जहर से हमारी जान छुटेगी तो हमें पता लगेगा कि चीजों में नेचुरल मीठा जायका, नेचुरल शुगर मौजूद है जिसको हम टेस्ट करें। और जो चीनी हम ले रहे
रहे हैं ये रिफाइंड शुगर है। केन शुगर से आपके पास रिफाइंड शुगर, सफेद चीनी निकाली जाती है। केन शुगर जिसमें बी विटामिन्स और मिनरल्स, खास करके पोटेशियम की भरमार होती है, उन विटामिन्स और मिनरल्स को छांच के उसमें से खाली एक फोकी चीनी निकाल ली जाती है, जिसको हम इतने शौक से कंज्यूम करते हैं और जिसका हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं है। तो यानी जब आप चीनी ले जा रहे हैं, आप अपने जिस्म को पोटेशियम से डिप्लीट करी जा रहे हैं। यही वजह है कि जो लोग शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं उनके जिस्म में वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम की कमी हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और पोटेशियम का काम होता है जिस्म से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना अपने बहुत सारे कामों में से। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग 150 रुपए की चीनी होने पर शोर मचा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जहर सस्ता करो ताकि हम जहर खरीद सकें। Absolutely, absolutely. मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, I say this on air fearlessly, that sugar industry is it's a mafia industry. तो वो किसी भी हद तक जाएंगे अपनी चीज़ों को जायका देने के लिए, किसी भी हद तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स में घुसेंगे उसमें चीनी ऐड करने के लिए, ताकि वो आपके टेस्ट बड्स को एक्साइट करे और आपको उसका मजा आए। और मैं इतना बता दूं कि हमारे जिस्म को रिफाइंड शुगर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ब्लड में एक टाइम 1 टीस्पून से ऊपर अगर शुगर होगा तो वो हमारे हार्मोन्स को अननेसेसरली, जो ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्टिवेट करेगा। और वो 1 टीस्पून तक शुगर से ज्यादा हम नेचुरल फ्रूट शुगर से ले लेते हैं। यहाँ तक कि हम जो सब्जियां लेते हैं, जो दालें लेते हैं, उसमें भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर की फॉर्म में मौजूद होता है। तो जब ये चीनी आप लेते हैं, आपके लिवर को इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि चीनी ने, ग्लूकोज ने आंतों से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट लिवर में जाना होता है। लिवर इसको फैट में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है और आपके जिस्म के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड फैट है, वो इस वजह से बढ़ता है। और इसी वजह से हमारी एशियन सोसाइटी में, ब्राउन पाकिस्तानी सोसाइटी में, हर 30 से 35 साल के जो ऊपर का बंदा है उसको फैटी लिवर की शिकायत है। इसकी बहुत बड़ी रीजन रिफाइंड शुगर की कंजम्पशन है। जो एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में वो फैट में कन्वर्ट होगी तो आपको फैटी लिवर होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिस्टर्ब होंगे। यही कोलेस्ट्रॉल जब जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा, ये जाके आपकी आर्टरीज में, आपकी ब्लड वेसल्स में प्लाक बनाएगा। कल को खुदा ना खास्ता यही हार्ट अटैक की रीजन बनेगा, यही स्ट्रोक की रीजन बनेगा। यही चीनी है, खास करके ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कंज्यूम करते हैं, इसमें ये जो कॉर्न सिरप डलता है ये इंतहाई सस्ता होता है और आपका जो लिवर है इसको फैट में कन्वर्ट कर करके स्पिल आउट करता है आपकी बॉडी में। बैड फैट में ये कन्वर्ट होता है। ये पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फायदा बता सकती हैं आप जिंदगी में लोगों के लिए कि भाई चीनी खाओगे तो इससे तुम्हें ये एक फायदा मिल जाएगा? क्या कोई एक फायदा है या नहीं है और हम बस पागल हैं? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ऑन एयर मैं ये चैलेंज करती हूँ कि जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, जिस न्यूट्रिशन के शोबे से ताल्लुक रखने वाले बंदे ने इस बात पर मुझसे आके बहस करनी है कि अगर चीनी का कोई फायदा है तो मोस्ट वेलकम वो मुझसे आकर बहस कर ले। चीनी सिर्फ आपको एक, जो आपको अपेरेंटली लगता है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, वो ये होता है कि थोड़ा सा मूड में सर्ज फील होती है, वो थोड़ा सा डोपामिन सर्ज फील होती है। लेकिन वो जितनी सर्ज फील होती है उसके बाद उतना ही बुरा भी फील होता है, क्योंकि चीनी का आपके पास जो रिफाइंड शुगर है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। वो जब आपकी ब्लड में शुगर रेस करता है, एकदम से ऊपर लेके जाता है, उतनी स्पीड से नीचे भी लेके आता है। उसके बाद आपको बुरा भी उतना ही फील होता है, उसके बाद आपको फटीग भी उतनी फील होती है। और जब शुगर स्पाइक एकदम से ऊपर नीचे जाती है तो आपकी मूड इंस्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। चीनी छोड़ के देखें और उसके बाद देखें कि आपकी ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन तो होगी, आपके मूड में कितनी बेहतरी और रेगुलेशन आएगी, आपकी अटेंशन, आपके फोकस, ब्राउन शुगर भी होती है, वो क्या होती है? वो भी इसी की कोई कजन वगैरह है? उसके भी नुकसानात हैं या फायदे हैं? या वो क्या चीज है? कजन ही है, कजन ही है, बिल्कुल सही हो ऐसा आपने कहा। ब्राउन शुगर इज व्हाइट शुगर प्लस मोलेसिस। अभी मैं आपको बात कर रही थी, उसका भी कोई इतना फायदा नहीं होता है, लेकिन उसमें मोलेसिस भी शामिल होता है। मोलेसिस क्या होता है? केन शुगर से आप जो चीनी निकालते हैं, ठीक है, जो आप रिफाइंड हिस्सा निकाल देते हैं ना, और उसमें से जो बच जाता है बी विटामिन और पोटेशियम, उसको मोलेसिस कहते हैं। उस मोलेसिस में थोड़ा सा व्हाइट शुगर भी मिक्स किया गया होता है। तो आप रिफाइंड भी ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बी विटामिन भी ले रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप पोटेशियम भी ले रहे होते हैं। तो अच्छा है कि आप खाली बी विटामिन और पोटेशियम वाला जो है हिस्सा ले लें। गुड़ is comparatively a better alternate, but गुड़ is also high in calories। गुड़ अच्छा क्यों है? क्योंकि गुड़ रिफाइंड नहीं है आपके पास। गुड़ आपके पास अच्छा इसलिए है क्योंकि गुड़ अपने प्रोसेस के दौरान जिन आयरन वेसल से गुजरते हैं उसमें आयरन की मिकदार भी विटामिन के साथ बहुत ज्यादा होती है। बट देन अगेन इट इज शुगर। अगर आप गुड़ भी जरूरत से ज्यादा लेंगे वो भी जिस्म पर शुगर जैसा ही असर करेगा। और कोई ऑल्टरनेट है जो कि हम चीनी की जगह इस्तेमाल भी करें, नुकसान भी ना हो और काम भी वो कर दे?
एब्सोल्युटली ऑल्टरनेट है। आप 1 टेबलस्पून तक गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई एक टेबलस्पून तक आप डेट शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप कोकोनट शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप 100% मेपल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप अगावे नेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग स्टीविया इस्तेमाल करते हैं ये सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये आपके पास प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ स्वीटनर है, तो बॉडी जो है वो इसको ग्लूकोज की तरह परसीव नहीं करती, आपके इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते, और 1 टेबलस्पून में तकरीबन 2 से 4 कैलोरीज होती हैं, तो बहुत कम होती हैं। इन बाकी सारी ऑप्शंस को भी अगर आप यूज करते हैं ये भी अच्छी है, खास करके डायबिटिक्स के लिए अगावे नेक्टर और 100% मेपल सिरप भी बहुत अच्छा है अगर आपको अवेलेबल है। अगर आप गुड़, डेट शुगर और कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत कम करें, नेचुरल हैं, बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अगेन इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। सही, यानी कि अच्छा ये जो 1 चम्मच आप बता रही हैं ये 1 चम्मच भी 1 दिन में है? पूरे दिन में इससे ज्यादा आपकी बॉडी के लिए एक्सेस है। आइडियल सिचुएशन तो ये है अवैस कि आप यूज ही ना करें, लेकिन पता है मैं ये बात क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ पे लोग इतने अकस्टम्ड हैं कि ये उनको बड़ी इम्प्रैक्टिकल साउंड करेगी। इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस, बड़ी कंडीशनिंग, बड़े कंट्रोल की जरूरत है कि आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिलहाल आप इन ऑल्टरनेट से स्टार्ट करें, वरना दिन में 1 या 2 फ्रूट सर्विंग्स आप खाएं और आप फलों का मजा उठाएं। चीनी जब आप ले रहे हैं आप जिस्म से पोटेशियम निकाल रहे हैं, वैसे भी मैं बता दूं दिन में डेली 4700 मिलीग्राम तक पोटेशियम चाहिए होता है। तकरीबन 10 केले या 7 या 10 कप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलकर इसको पूरा कर सकते हैं। तो हम में से कोई भी पोटेशियम अपने दिन का वैसे भी पूरा नहीं कर रहा, ना कर सकता है। ऊपर से आप चीनी ले लेके उसको और भी निकाल रहे हैं, आपकी बॉडी का पीएच भी डिस्टर्ब होता है। जब होता है बॉडी एसिडिटी की तरफ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने जिस जगह पे जाके इन्फेक्शन सेंस करनी होती है, जिस मेथड से, उसको कीमोटैक्सिस कहते हैं, कीमोटैक्सिस होने नहीं देती है ये चीनी। तो हम वैसे ही कोविड के दौर में रह रहे हैं जहाँ पे इम्यूनिटी का इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी और जिनकी अच्छी इम्यूनिटी थी वो फायदा भी उठा रहे हैं। तो आप चीनी ले लेके अपनी इम्यूनिटी और कम कर रहे हैं। वाकई मतलब जो गुफ्तगू आपने की उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात मुझे समझ में आई कि चीनी का सिर्फ और सिर्फ नुकसान दर नुकसान है, कोई भी किसी भी किस्म का एक फ़ायदा भी नहीं है। और हमारी कौम ये कहती है कि हमें चीनी खानी है और हमें चीनी कंज्यूम करनी है और 150 रुपए किलो हो गई है, तो वो शोर मचा रहे हैं। मतलब हम चीनी कंट्रोल नहीं कर सक रहे और हम वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि तुम महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। भाई अपनी चीनी कंट्रोल कर लो, महंगाई भी कंट्रोल हो ही जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका हम सहर चावला साहिबा, आपने हमारी थोड़ी सी आंखें खोलने की कोशिश की, थोड़ा दिमाग खोलने की कोशिश की। अल्लाह करे हम पर इस बात का कोई ना कोई असर हो। नाज़रीन वक्फा लेते हैं और आपसे ये इस्तदा करते हैं कि खुदारा जहर ख़रीद कर मत खाएं। जहर महंगा हो रहा है तो अच्छी बात है, उसे महंगा होने दीजिए। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कहा जाता है कि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करना चाहिए, यानी कि पैदाइश से लेकर जब तक आपका इंतकाल ना हो जाए उस वक्त तक इल्म हासिल करना चाहिए। और हमारा दीन भी ये कहता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आपकी मुलाकात कराते हैं अब्दुल रहमान साहब से। 83 साल इनकी उम्र है और 83 साल की उम्र में इन्होंने LLB की डिग्री ली है और अब आगे इनके क्या इरादे हैं इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। वालेकुम सलाम। मेहरबानी अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये डिग्री कंप्लीट की। ज़रा ये बताइए कि आपको 83 साल की उम्र में ये LLB करने का ख्याल कैसे आया और किस किस मरहले से गुजर कर आपने ये डिग्री हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतने मुश्किल मराहल नहीं आए। असल में मैट्रिक मैंने 1956 में जब किया तो मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। ये दिल में बसती तो सी बात कि मैं LLB करूँ, वकील बनूँ, लेकिन वो मैं नौकरी करने लगा और ये रिटायरमेंट होगी मैं 99 में, अगस्त 99 में मैं रिटायर हो गया। आई वॉज वर्किंग एज डिप्टी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का एक अटैच डिपार्टमेंट है पेटाग उसमें। तो रिटायरमेंट के बाद ये कुछ थोड़ी सी मसरूफियत में कमी आई। मेरे माशाअल्लाह 10 बच्चे थे, सारे पढ़े बह गए, अपने अपने घर वाले हो गए, तो मैं अकेला ही था। तो मेरी वाइफ फौत हो गई
2013 में, तो और अकेला हो गया। तो मैंने कहा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। 3 साल मैंने डॉक्टर असरार की एकेडमी से कुरान अरबी सीखी और उसके बाद 3 साल में मैंने ये LLB कर लिया। अब इसका मकसद जो बैकग्राउंड इसकी है वो ऐसा है कि आप जानते हैं, आप देखते हैं हर मोहल्ले में, हर गली में, माशरे में ये बड़ा फैमिली केस, ख़ानदान टूट रहे हैं और फैमिली केसेस के लिए लोगों के पास ना फीस होती है ना उनकी आवाज़ पहुंचती है अदालत तक। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये LLB करके उन लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा फ्री ऑफ कास्ट, एंड आई एम कमिटेड टू इट विद माई अल्लाह कि फ्री ऑफ कास्ट उनकी खिदमत करूँगा और उनका कोई पैसा नहीं लगेगा और जहाँ तक मुमकिन होगा मैं उनको इंसाफ दिलवा के रहूँगा। और वैसे मैं LLM में भी दाखिला ले रहा हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, इंशाअल्लाह अज़ीज़, दैट विल इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। तो मतलब अब आपका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि खिदमत खल्क, उसके लिए आपने ये काम किया है इस उम्र में? बिल्कुल बिल्कुल जी, सही। अच्छा, अब जब आपने ये फ़ैसला किया तो बहुत सारे लोगों का रिस्पांस भी आता है, किसी का अच्छा, किसी का नेगेटिव। कोई ये कहता होगा कि भाई बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, ये काम करना चाहिए, और किसी ने ये भी कहा होगा कि भाई अब क्या ज़रूरत है, इस उम्र में जो है वो तुम ये काम करोगे, क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे भी लोग थे क्या? मतलब कि अपने बाल बच्चे वाले हैं हमारा मैन, they were very happy on my exertion कि अब हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे नाना जो हैं वो इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं। they were quite happy and still they are very happy। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो बाकी आपके साथ के जो साथी तलबा थे उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? हाँ नहीं, वो they were क्वाइट फ्रेंडली। मैंने 2-4 दिन में तो ये महसूस हुआ ना, क्योंकि मैं अपने सादा की उम्र से भी बड़ा था, तो 2-4 दिन में हुआ, लेकिन आई मेड फ्रेंड्स विद देम। और वो मैं कुछ अपनी लेवल से, अपनी उम्र के लेवल से नीचे आया और कुछ उनको, वो भी तो ज़ाहिर बात है ग्रेजुएट थे, लॉ ग्रेजुएशन कर रहे थे, दे वर क्वाइट यंग पीपल। तो मैंने बस उनको अशार सुनाना, लतीफ़े सुनाने, बातें करने के लिए फ्रेंड्स बना लिया। एंड आई हैव एन्जॉयड माई 3 years इन टॉपर्स लॉ कॉलेज एफिलिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी, और दे स्टिल रिमेंबर मी। और वो इतनी मेरी इज़्ज़त करते हैं कि वो आज भी हर इतवार को बाकायदगी से मेरे पास आते हैं। भाई वाह वाह, ज़बरदस्त। तो ये ज़रा फार्मूला तो सिखाए ना, हमारे यहाँ पे लोगों को जीने का फार्मूला ही नहीं पता। वो लोग समझते हैं कि बस जहाँ हमारी उम्र जो है वो 50-60 साल से ऊपर हुई, बस अब हम तो इस माशरे के लिए करामती ना रहे। तो ये जो फार्मूला आपका है, ये कैसे आप इनको सिखा सकते हैं, क्या तदबीर बताएंगे? सर ऐसा है कि यह मरने से पहले मर जाना तो कोई बात नहीं, ये जो लाइफ है इट इज़ ओनली वंस, तो इसको भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए और आखिरी लम्हे तक गुजारना चाहिए। मैं वो अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो इसकी ना हसरत लेके जाओ और ना नकम में बैठे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वक्त यूटिलाइज, अब मुझे नहीं मालूम कि LLM मेरा मुकम्मल होगा या मेरे इस मिशन में, अल्लाह करे कि मेरा मिशन मुकम्मल हो और लोगों को भी इस बात की कुछ इस में हिस्सा डालें कि लोगों के मुफ्त केस करें। अब मैं पैसों को क्या करूँगा, अब ये साथ तो जाते नहीं और यहीं छोड़ के जाने पड़ते हैं, तो यहाँ अपना नाम अच्छा क्यों ना छोड़ के जाए बंदा, बजाय इसके कि पैसे छोड़ के जाए तो अपना नाम क्यों ना छोड़ के जाए कि लोग याद करें। क्या करना है, जो साथ तो जाएंगे नहीं, तो इससे बेहतर है कि वो अमाल ऐसे कर लिए जाएं जो हमारे साथ जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल रहमान साहब, वाकई आपने बड़ी काम की बात की और बड़ा अहम फ़लसफ़ा है कि ज़िंदगी जो है वो जब तक आपके पास मौजूद है उस वक्त तक आपने ज़िंदा रहना है। मौत से पहले मरने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी होती है ये। और जब तक ज़िंदा रहें अपने आप को दूसरों के काम आने वाला बनाएं। यही मैसेज नाजरीन आज हम रखते हैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम का। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।